फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। देखिए इसका फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। नमस्कार, ये है मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुवार सुबह उस समय ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया जब पुलिस अधिकारियों को ताजमहल में बम रखे जाने की सूचना मिली। भारी संख्या में पुलिस बल, सीआईएसएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी ताजमहल पहुंचे। पूरे परिसर को खाली कराने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और ताजमहल को दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जिस व्यक्ति ने कॉल कर ताजमहल में बम विस्फोट होने की बात कही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार सुबह उस समय ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया जब पुलिस अधिकारियों को ताजमहल में बम रखे जाने की सूचना मिली। भारी संख्या में पुलिस बल, सीआईएसएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी ताजमहल पहुंच गए। ताजमहल के दोनों गेट बंद कर पर्यटकों की तलाशी लेकर बाहर निकाला गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस बीच पर्यटकों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे मॉकड्रिल की बात कहकर स्थिति को संभाला। जानकारी के मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताजमहल में विस्फोटक होने की सूचना 112 पर दी, जिस पर सीआईएसएफ, सेना और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई। सेना और पुलिस की टीम ताजमहल में जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई। पूरे परिसर को खाली कराने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और ताजमहल को दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज प्रातः यूपी 112 के द्वारा ये सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि जो जनपद आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और इस सूचना पे तत्काल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बीडीएस स्क्वाड और अन्य जो हमारी टीमें हैं बम निरोधक दस्ते की, वह उस परिसर का सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है। जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कंट्रोल रूम को, उस व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए भी रेंज में कई सारी हमारी जो टीमें हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर लेंगे। और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता इसे देख रहे हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 99% ये एक होएक्स कॉल है, यानी कि एक फर्जी सूचना है। लेकिन चूंकि एक ड्रिल है, उस ड्रिल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे सीएसएफ के ऑफिसर्स ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर पुनः इस परिसर को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। लेकिन जानकारी के मुताबिक डायल 112 नंबर पर यह कॉल फिरोजाबाद से आई थी। जिस व्यक्ति ने कॉल कर ताजमहल में बम विस्फोट होने की बात कही, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मंगलवार की रात को जैसलमेर के लाठी पोखरण में युद्ध अभ्यास चल रहा था। फील्ड फायरिंग रेंज में बैर फटने से सतीश कुमार चाहर सहित 3 जवान मौके पर शहीद हो गए। वहीं उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जैसलमेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जनपद आगरा के रावली तहसील के अकोला गांव के सतीश कुमार चाह युद्धाभ्यास के दौरान मंगलवार रात को बीएसएफ जवान सतीश कुमार चाह शहीद हो गए। अकोला निवासी सतीश कुमार चाह के घर सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आपको बता दें, मंगलवार की रात को जैसलमेर के लाठी पोखरण में युद्ध अभ्यास चल रहा था। फील्ड फायरिंग रेंज में बैरल फटने से सतीश कुमार चाहर से 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जैसलमेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। शहीद सतीश कुमार अगस्त 2010 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और गुजरात के भुज में शहीद सतीश कुमार चाहर तैनात थे। बीएसएफ में मिल गई, बीएसएफ में चले। आपकी एक बेटे एयरफोर्स में भी है, दूसरे? हाँ, छोटे वाला एयरफोर्स में। क्या जानकारी आपको मिली है वहाँ से? उसके दोस्त का फोन आया, कैसे ऐसे बात तो हुई रात के 11 बजे। विभाग से तो कोई अभी सूचना हमारे पास आई नहीं है। उनकी बेटी भी है, मासूम बेटी? हाँ, एक तो बेटी है और 3-4 महीने का पेट में बच्चा है। कष्ट रहा तो पर हो गई, नींद भी नहीं आई, अभी नहीं कुछ खाया पिया है, परेशान है। बेटा आपका बहादुर था बेहद? और बिल्कुल बहादुर साहब। फौज में भर्ती किस लिए? क्या कहता था कि देश के लिए करनी? देश की रक्षा के लिए। एक बेटा और आपकी तैयारी कर रहा है? हाँ, छोटे वाला तैयारी कर रहा है। अब फौज में देखने जाता था, परसों के दिन अब जाएगा नहीं। अच्छा, आप भेजेंगे उसे फौज में? भेजना चाहते हैं हम तो, और क्या। वहीं देर रात जैसलमेर बीएसएफ के अधिकारियों ने बेटे के शहीद होने की सूचना पिता छत्रपाल सिंह चाहर को दी और परिवार में इसके बाद कोहराम मच गया। शहीद सतीश कुमार चाहर के 4 भाई 2 बहन हैं। सतीश के अलावा भाई सोनवीर सिंह, गुरदेव सिंह उर्फ गुड्डू, जो कि इंडियन एयरफोर्स में तैनात है। सबसे छोटा भाई संदीप सिंह व 2 बहनें प्रीति व लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। शहीद सतीश कुमार की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। पति के शहीद होने की सूचना मिलने पर पत्नी सोनिया बेसुध हो गई और 8 वर्षीय बेटी आराध्या का भी रो कर बुरा हाल है। लाडले को शहीद होने की खबर सुनकर पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं सुल गए और गुरुवार सुबह 7 बजे शहीद के पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा तो शहीद को अंतिम दर्शन के लिए पूरा क्षेत्र दौड़ पड़ा। श्रीराम पार्क जयपुर हाउस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में रही फूलों की होली की धूम। संत श्री अरविंद जी महाराज ने सुदामा चरित, भगवान का गोलोक गमन, परीक्षित मोक्ष की कथा की, जिसके साथ ही सप्ताह भर से चल रही कथा का समापन हो गया। श्रीराम पार्क जयपुर हाउस में श्रीमद् भागवत कथा की भक्ति के रंगों में डूबे भक्तों ने गुरुवार को फूलों की होली खेली। संत श्री अरविंद जी महाराज ने गुरुवार को कथा में सुदामा चरित, भगवान का गोलोक गमन व राजा परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ कथा को विश्राम दिया। श्रीमद् भागवत कथा सेवा समिति जयपुर हाउस द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में गुरुवार को होली का उत्सव, वहीं दूसरी ओर सुदामा चरित की करुणामय कथा ने भक्तों के हृदय को भावुक कर दिया। प्रेरणा से ये यहाँ पर जो राम कथा, भागवत कथा हो रही है, बहुत ही प्रसन्नदायक स्थिति में हो रही है और सभी लोग भक्तजन बड़े खुश हैं। और आज इसका समापन है, आशीर्वाद समारोह है और प्रसाद बटेगा। तो ऐसी कथाएं होती रहें ताकि मानव जीवन का कल्याण होता रहे। श्री कृष्ण के 8 विवाह और भौमासुर से मुक्त कराई गई 16,100 कन्याओं से विवाह के प्रसंग के साथ बताया कि प्रकृति ही परमात्मा की 8 पत्नियां हैं। कथा के अंतिम दिन भगवान की गृहस्थी का वर्णन, जरासंध वध, शिशुपाल वध, यदुवंशियों को श्राप, भगवान का गोलोक गमन, परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ कथा को विश्राम दिया गया। आरती के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। अरविंद जी महाराज ने कहा कि सुदामा दरिद्र नहीं थे, धनहीन थे, क्योंकि धनहीन के पास सिर्फ धन नहीं होता, जबकि दरिद्र हमेशा असंतुष्ट और तृष्णा से पूर्ण होता है। कहा, जिस घर में माता पिता मुस्कुराएं, वहां भगवान भी मुस्कुराते हैं। माता पिता का अपमान हो, वहां भगवान का वास कभी नहीं हो सकता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सशक्त सेना ने अनूठा प्रदर्शन किया। सशक्त सेना से जुड़ी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के लिए बैंकों में जाकर लोन मांगा। इस दौरान जब सशक्त सेना से जुड़ी महिलाओं को बैंक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा टाल दिया गया तो वह बैंक के बाहर ही धरने पर बैठ गई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सशक्त सेना ने अनूठा प्रदर्शन किया।
सशक्त सेना से जुड़ी महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के लिए बैंक में जाकर लोन मांगा। इससे उन्होंने बकायदा बैंक में लोन अप्लाई फॉर्म भरा। इस दौरान जब सशक्त सेना से जुड़ी महिलाओं को बैंक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा टाल दिया गया तो वे बैंक के बाहर ही धरने पर बैठ गई। देखिए, आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि भाजपा सरकार ने आने से पहले बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। पेट्रोल डीजल की कीमत गिरेंगी, उसके बाद गैस सिलेंडर सस्ते होंगे। आपने देखा होगा उससे पहले भी कि भाजपा की बड़ी बड़ी सीनियर लीडर और नेत्रियां, भाजपा नेत्रियां प्रदर्शन करती थी और कांग्रेस सरकार को चूड़ियां भेंट करती थी। आज वो लोग कहां छुप के बैठे हैं? आज डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई का बजट बिगड़ चुका है, सब्जियां महंगी है, गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, 350 से पार करके अब 800 पार कर चुका है। कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिनका खर्चा पहले 1000-2000 में पेट्रोल से निपट जाता था, आज वो दुगना हो चुका है। तो ये महिलाएं, ये युवक कहाँ जाएं? रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे, कौन लगाम लगाएगा? इसी को लेके हम लोगों ने ये प्रण लिया है। हम बैंक में जा रहे हैं, जिस भी बैंक से हमें कार के लिए, डीजल के और पेट्रोल के लिए लोन हमें मिलेगा, गैस सिलेंडर के लिए हमें लोन मिलेगा, हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर नहीं मिला तो हम वहीं धरना करेंगे, क्योंकि किस तरह से देश आत्मनिर्भर होगा। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से उनके घर का बजट पूरी तरह से चरमरा गया है। एक तरफ पीएम मोदी महिलाओं से आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हैं, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई महिलाओं की, खासकर घरेलू महिलाओं की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसे में सशक्त सेना से जुड़ी महिला पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने की मांग उठाई। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन ने गुरुवार को श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निकाली गई गीता यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में सुसज्जित बग्गी पर राधा और कृष्ण के बाल स्वरूपों में उत्कर्ष दीक्षित और अर्पिता गोयल मनमो रहे थे। श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव का शुभारंभ 5 मार्च से होने जा रहा है। गीता का संदेश जन जन तक पहुंचेगा तो घर परिवार में आए दिन होने वाले कलेश दूर होंगे। गीता के श्लोकों का वैज्ञानिक विवेचन युवाओं को जीवन के कल्याण के लिए अनुपम सूत्र देगा। ये उद्गार अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन ने गुरुवार को श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निकाली गई गीता यात्रा में व्यक्त किए। इससे पूर्व उन्होंने हरी झंडी दिखाकर नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से गीता यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में एक और सुसज्जित बग्गी पर राधा और कृष्ण के बाल स्वरूपों में उत्कर्ष दीक्षित और अर्पिता गोयल मनमो रहे थे। वहीं शिक्षिका डॉक्टर चांदनी गौड़ और अर्चना गुप्ता के निर्देशन में संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय बलकेश्वर की एनएसएस की छात्राएं हाथों में तख्ती लेकर गीता में विज्ञान और गीता में है आधुनिक समस्याओं का समाधान का संदेश जन जन को दे रही थी। बग्गी पर विराजमान हाथों में पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को श्रद्धा पूर्वक थामे गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित सबके आकर्षण का केंद्र रहे। ये तो आगरा शहर धार्मिक नगरी है और तमाम जो हमारे धार्मिक साधु संत हैं इसमें प्रवचन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। गीता का भी प्रवचन हो, गीता को ध्येय बनाकर प्रवचन के काम हो, ये भी एक शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। मैं शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, इन सभी लोगों को बधाई दूंगा कि इनके प्रयासों से एक गीता का प्रचार प्रसार हो और गीता को लोग समझे। जो नई हमारी पीढ़ी है वो अभी गीता को नहीं समझ पा रहे हैं और गीता के एक एक वाक्य, एक एक शब्दों का अगर प्रवचन के माध्यम से जन जन के बीच में उतरे, नौजवानों के बीच में आए, तो मैं समझता हूँ कि जो पारिवारिक द्वेष भावना विवाद हो रहे हैं वो उसका समस्या का समाधान गीता के द्वारा ही संभव है। तो सभी को धन्यवाद, सभी का आभार कि इस दिशा में लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो अब लग रहा है कि मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन पूरे देश के अंदर शुरू हो गया है, कोरोना भागना शुरू हो गया है, कोरोना के पेशेंट नहीं निकल रहे। हम सभी को बधाई देंगे कि ऐसे धार्मिक कार्यों का और आयोजन करें, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कोरोना को भी भगाए। धन्यवाद। गीता यात्रा नेहरू नगर से जज कंपाउंड, अंजना टॉकेज, महात्मा गांधी मार्ग होते हुए सूर सदन, संजय टॉकेज और फिर पालीवाल पार्क होते हुए गीता भवन पहुंची, जहां हवन के साथ
समारोह का समापन हुआ। मार्ग में जगह जगह गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित और यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा होती रही। इस दौरान बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के मधुर स्वरों ने पूरे वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। आयोजन बहुत अच्छा रखा गया है। एक तो यहाँ भागवत रामायण सब कुछ होती है, पर लेकिन जो भागवत गीता का इन्होंने पाठ रखा है वो बहुत है आगे, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने वाला है कि जैसे यंग एज के बच्चे हैं वो नहीं आते हैं कभी पूजा पाठ में, इसमें विज्ञान से जुड़ा हुआ सारा मैटर रखा गया है। आज गीता का रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है यहाँ से राधा कृष्ण मंदिर से, और ये गीता सप्ताह चलेगा। तो गीता भगवत कथा पहली बार आगरा में होने जा रही है। और गीता जीवन का सार है, गीता ही मनुष्य का प्राण है। गीता में वो सारी चीजें छुपी हुई हैं जो मनुष्य को पूरा सांसारिक जीवन में आने से लेकर आखिरी तक का जो सफर है वो पूरा गीता में लिखा हुआ है, गीता में है। तो आज जो गीता का आयोजन होने जा रहा है, इससे निश्चित ही नई पीढ़ी को और लोगों को ज्ञान मिलेगा, उनको रास्ता मिलेगा, उनको मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये बहुत हम इसको बधाई देते हैं आयोजक मंडल को कि इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, और हम पूरी तरह से शुभकामनाएं देते हैं। और स्वयं भी इसमें लगातार साप्ताहिक कथा स्थल जो है भावना टावर के पास इसमें रखा गया है, और वहाँ पे 7 दिन की जो है गीता कथा चलेगी। प्रधान चौधरी महेंद्र सिंह, श्रद्धा दीक्षित, मधुसूदन टंडन, धीरज गुप्ता, नरेश चंद द्विवेदी, पार्षद प्रीतम सिंह अग्रवाल, अनिल अग्रवाल प्रमुख रूप से यात्रा में शामिल रहे। समारोह की संयोजक श्रद्धा दीक्षित ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव का शुभारंभ 5 मार्च सिकंदरा सोफटा रोड स्थित भावना स्टेट के पास आस्था पैलेस में 1 बजे से किया जाएगा। कथा का समय दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रहेगा। कथा का सीधा प्रसारण सुभारती चैनल के माध्यम से 132 देशों में किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बुधवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग टीम के द्वारा अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में मथुरा जनपद के बाजना क्षेत्र में कार्यवाही की गई। इस दौरान टीम के द्वारा पनीर के सैंपल लिए गए और पनीर निर्माण के स्थल की जांच की गई। वहीं टीम ने अन्य जगहों से रिफाइंड सरसों के तेल, अरहर की दाल के भी नमूने एकत्रित किए। मथुरा जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग आम जनमानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के प्रति लगातार प्रयत्नशील है। इसी क्रम में बुधवार को टीम के द्वारा अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के नेतृत्व में मथुरा जनपद के बाजना क्षेत्र में कार्यवाही की गई। इस दौरान टीम के द्वारा पनीर के सैंपल लिए गए और पनीर निर्माण के स्थल की जांच की गई।
वहीं टीम ने अन्य जगहों से रिफाइंड सरसों के तेल, अरहर की दाल के भी नमूने एकत्रित किए। आज हमने एक बाजना क्षेत्र में एक मेहरामगढ़ी गांव पड़ता है, वहाँ मुख्य द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि जो पनीर का निर्माण किया जा रहा है मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा, और जब उन्होंने वहाँ छापामार कार्रवाई की तो एक्चुअल में वो जो पनीर का प्लांट है विदाउट लाइसेंस चल रहा था और वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था, और जो पनीर का निर्माण किया जा रहा था वहाँ पर हमें रिफाइंड के भी कुछ टीन प्राप्त हुए, सफ़ेद रंग का घोल था, जिसे हमने नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया और उसे अग्रिम आदेशों तक उस प्लांट को सील कर दिया है। जब तक वो फर्म लाइसेंस नहीं ले लेते हैं और मानक के अनुसार काम करेंगे तभी उनको आगे काम करने दिया जाएगा। साथ ही बाजनाई क्षेत्र में एक देव ट्रेडर्स एक प्रतिष्ठान था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की, क्योंकि अरहर की दाल के हमने जो गत माह में जो नमूने लिए हैं वो नमूनों में टेट्राजीन केमिकल का पॉलिश पाया गया, जो कि हार्मफुल होता है, कार्सिनोजेनिक भी है, जिससे कैंसर का डिसीज हो जाता है। तो हमने सारी रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद जितना पूरे जनपद में अरहर की पॉलिश युक्त दाल को प्रतिबंधित भी कर दिया है, फिर भी कुछ व्यापारी अपना क्षणिक लाभ के लिए उस दाल का विक्रय कर रहे हैं। तो इसी के दृष्टिगत देव ट्रेडर्स के यहाँ पर कार्रवाई की गई, जहाँ पर सरसों का तेल, रिफाइंड और अरहर दाल के नमूने लिए गए। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए टीम ने मथुरा के सेठवाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर कार्यवाही की और देसी घी के निर्माण की जांच की गई। इस दौरान मौके पर टीम को देसी घी निर्माण स्थल पर रिफाइंड भी रखा हुआ मिला, जिस पर टीम ने मौके से देसी घी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। फिरोजाबाद जिले के शिकोबाद क्षेत्र के नगला पोहपी में महिला की मौत की सूचना मिली। रुचि पत्नी आशीष की मौत की सूचना मिलते ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही ससुराली जन मौके से फरार हैं। फिरोजा जिला के शिकोवा क्षेत्र के नगला पोहपी में महिला की मौत की सूचना मिली। रुचि पत्नी आशीष की मौत की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ससुराली जन गायब थे और ग्रामीण बिजली करंट से लगने से मौत बता रहे थे, लेकिन रुचि का शव आंगन में पड़ा था। महिला सिपाही द्वारा शव का परीक्षण किया गया तो गले पर कुछ निशान भी दिखाई दिए। जैसे मैं पता चला तो वहाँ से घर से निकली बाइक से, जैसे हम 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल गए तो तुरंत हमारे यहाँ पर पड़ोस में जिया जी रहते हैं, वह गाँव बूढ़ा में, उन्होंने फोन किया कि वह एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पे जैसे हम आए तो उन्होंने सब लोग बता रहे हैं लाइट ने पकड़ लिया, लाइट ने पकड़ लिया है। पता लाइट का कोई सबूत ही नहीं है उसके पास, लाइट ने पकड़ लिया उसे। उसकी नार पे गर्दन पर फांसी का फंदे का निशान बना हुआ है और पूरा शरीर पीड़ा पड़ा हुआ है। क्या शक है आपको? सर मुझे ये लगता है उसको फांसी लगाई ही है, फांसी का ही शक है। हत्या की शक है जी सर। तो आज सुबह सूचना मिली थी कि एक विवाहिता है रुचि, उसकी संदिग्ध प्रवृत्तियों में यहाँ पे मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस शिकोबाद की एसएचओ और हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और सबका हमने निरीक्षण करके कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो मृतका के घर के लोग हैं, उसके चाचा, उसके भाई और उसके परिवारजन यहाँ आ गए हैं और उनके द्वारा जो भी तहरीर अब दी जाएगी उसके अनुसार हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ससुराली जन मौके पर नहीं मिले और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद के नगर शिकोबाद में गुरुवार को पालीवाल विद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिकोबाद एसडीएम देवेंद्र पाल सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उपजिलाधिकारी ने कहा कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कड़ा संघर्ष किया, जान की बाजी लगाई। तमाम अनगिनत लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। चौरी चौरा कांड की घटना यूपी के गोरखपुर में 4 फरवरी 2022 को घटी थी। फिरोजाबाद के नगर शिकोबाद में गुरुवार को पालीवाल महाविद्यालय में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिकोबाद एसडीएम देवेंद्र पाल सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कड़ा संघर्ष किया, जान की बाजी लगाई। तमाम अनगिनत लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये जो चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको मनाने का भी एक उद्देश्य यही है कि हम याद करें
कि किस तरह से हमको ये जो आज़ादी मिली है, किन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, तब आकर के हमको वो स्वतंत्रता दिला पाए। तो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जो चौरी चौरा इंसिडेंस था उसको, तो पूरे वर्ष को हमको चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के रूप में मनाना है। आज आप देखते हैं स्त्री कहां से कहां तक पहुंच चुकी हैं। वो सरहदों पर सीमा की रक्षा कर रही हैं, पुलिस बल में तैनात होकर के सिविलियंस की रक्षा करती हैं, वैज्ञानिक हैं, स्पेस में जा रही हैं। तो अब मैं समझता हूं महिला अबला नहीं है। आपने जो थीम बनाई है, हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरी थीम है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी को जब बचा सकते हो तो उसको पढ़ाओ, उसका अपना गुरूर बनाओ, उसका मान बढ़ाओ। यही मेरी थीम है और यही मैं चाहती हूँ। और मैं MSc बॉटनी प्रीवियस स्टूडेंट हूँ और मैंने कोविड-19 पर रंगोली का आयोजन किया है, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और ये एक दूसरे से टच करने से फैलता है। इसीलिए हमें इससे बचने के लिए उचित दूरी बनानी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, घर से उचित समय पर ही बाहर निकलना चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RC गुप्ता ने कहा कि चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसके लिए काफी लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज की युवा पीढ़ी ये भूल चुकी है कि हमें आजादी कैसे मिली और जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं करते। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना के कारण 3 नागरिकों सहित 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय को तरह तरह की रंगोली बनाकर सजाया गया। रंगोली में कई तरह की थीम को उकेरा गया। किसी ने कोरोना वायरस की रंगोली बनाई, तो किसी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किसी ने पानी बचाओ की थीम बनाकर लोगों को एक नया संदेश दिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में फिरोजाबाद में एक कैंप का आयोजन श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला मोहल्ला गया में आयोजित किया गया, जिसमें फुटकर ठेला, फल, सब्जी, थोक व फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में एक कैंप का आयोजन श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला मोहल्ला गया में आयोजित किया गया, जिसमें फुटकर ठेला, फल, सब्जी, थोक व फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन फिरोजाबाद के निर्देशन में पंजीकरण लाइसेंस कैंप अग्रवाल पंचायती धर्मशाला मोहल्ला गया में लगाया गया, जिसमें सभी छोटे बड़े दुकानदार जिनके पास खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं है, उन्होंने इस कैंप में आकर अपने लाइसेंस बनवाए। वहीं जिन दुकानदार भाइयों का लाइसेंस समाप्त हो गया है, उन्होंने भी इस कैंप के माध्यम से अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया, जिससे भविष्य में व्यापार करने में कोई असुविधा न हो। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल शुकाबाद के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फिरोजाबाद जिले के द्वारा एक यहाँ पर पंजीकरण लाइसेंस कैंप अग्रवाल धर्मशाला में लगाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदीप कुमार सिंह जिला अवगहित अधिकारी थे और विशिष्ट अतिथि अनिल मैनेजर जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल थे। आज हमारे द्वारा सभी शहर के छोटे बड़े दुकानदार भाइयों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जिनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है उनको रिन्यूअल किया जा रहा है। इस दौरान जिला खाद्य विभाग डॉक्टर सुधीर, विनय मिश्रा, अरुण मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रजिस्ट्रेशन के दौरान अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ठाकुर सुदीप सिंह, कुलदीप गुप्ता, अरुण कुमार, मनीषा अग्रवाल, वीपी सिंह, मोहित जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कैंप में पदाधिकारियों व अधिकारियों का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल की ओर से हर्ष व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। नमस्कार, ये है मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुवार सुबह उस समय ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया जब पुलिस अधिकारियों को ताजमहल में बम रखे जाने की सूचना मिली। भारी संख्या में पुलिस बल, सीआईएसएफ और पुलिस के बड़े अधिकारी ताजमहल पहुंचे। पूरे परिसर को खाली कराने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली और ताजमहल को दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जिस व्यक्ति ने कॉल कर ताजमहल में बम विस्फोट होने की बात कही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार सुबह उस समय ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया जब